Welcome to my channel Studies. Friends, we have studied so far some topic of pair of linear equation in two variable. अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो ये कि कुछ टॉपिक्स पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस के जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 3 है, उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है वो ये कि पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं एंड हाउ कैन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन, यानी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कितने मेथड से, और साथ ही साथ कि व्हाट इज द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जो आज हम लोग को पढ़ना है वो ये है कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं अगर हम अलजेब्रिक मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो वो इक्वेशन कंसिस्टेंस है या नहीं, और दूसरा ये कि क्या कोई इक्वेशन कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन के फॉर्म में किए जा सकते हैं, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये हमें दो टॉपिक आज पढ़नी है। पहला ये कि अलजेब्रिक मेथड में किस तरीके से हम कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का पता करेंगे, और दूसरा पॉइंट ये कि अगर कोई इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो किस तरीके से उस फॉर्म में लाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। आज का ये दो टॉपिक रहेगा और इसी के साथ ये वीडियो और ये चैप्टर दोनों फिनिश होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट कंज्यूमिंग एनी मोर टाइम, और शुरू करते हैं कि कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी किस तरीके से पता करें। सपोज दैट यू हैव टू लीनियर इक्वेशंस ax plus by plus c is equal to 0। इक्वेशन फर्स्ट है, एंड देन दूसरा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन सेकेंड। तो दोनों इक्वेशंस में जो कोफिशिएंट है x एंड y के ये सेम तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर सब कुछ सेम रहा, a b c तीनों सेम रहा तो फिर दो इक्वेशन नहीं, वो एक ही इक्वेशन कहलाएगा। इसीलिए पहले इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, a1 b1 c1, दूसरे के लिए a2 b2 एंड c2 लिखा। तो ये जो दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, हम इनको फोर मेथड, it means we can solve by graphical method, we can solve by substitution method, we can solve by elimination method, and we can solve by cross multiplication method। तो आइए हम आज कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड से। और एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि y वाले टर्म को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो आइए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर b1 है, यहाँ पर b2 है। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर b2 से मल्टीप्लाई क्या कर दिया जाए और इक्वेशन सेकंड में b1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर x को एलिमिनेट करना है तो आपको क्या करना होगा कि इक्वेशन फर्स्ट में a2 से एंड इक्वेशन सेकंड में a1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका ये बराबर x वाला टर्म बराबर हो जाएगा। फिर बाद में हम उसको प्लस माइनस करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि y वाले टर्म को किस तरीके से हम इक्वल कर रहे हैं और फिर उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में बाय मल्टीप्लाइंग b2 in equation first and b1 in equation सेकेंड। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर b2 का इसमें तो हो जाएगा a1 b2 x प्लस b1 b2 y प्लस c1 b2 इजकल टू 0।
ये आपका हो गया 3। एंड अगर हम b1 का इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस c2 b1 इजकल टू 0, इक्वेशन 4। y वाले टर्म्स को हमने बराबर कर दिया। अब क्या करना है, एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि दोनों ये प्लस है, हमें नीचे वाले सिंबल को चेंज करना होगा, यानी माइनस करना होगा। तो यहाँ पर इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, तो जैसे ही माइनस किया ये कैंसिल हो गया और आपका बचा यहाँ पे a1 b2x माइनस a2 b1 x इजकल टू c1 b2 माइनस c2 b1। x अगर दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1 इजकल टू c1 b2 माइनस c2 b1। x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से c1 b2 माइनस c2 b1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरीके से अगर हम इस फार्मूले में भी रख दें तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की अगर कोई न्यूमरल वैल्यू है और नहीं है तो फिर इस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व हो गया, x की वैल्यू निकल के आ गई है। अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि फिर हमें x वाले टर्म्स को बराबर करना होगा या फिर x की वैल्यू किसी एक में रख के y का वैल्यू हमें निकालना होगा। x की वैल्यू इतना आ गया, इस वाले टर्म में हम रख देते हैं तब भी आ जाएगा, या फिर एलिमिनेट कर दें x को तब भी आ जाएगा। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे हम कि इसको बराबर करना है x वाला टर्म्स को, तो a2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट में। तो हो जाएगा आपका a1 a2 x प्लस b1 a2 y प्लस c1 a2 इक्वल टू 0। इसके बाद नीचे वाले में a1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a1 a2 x प्लस a1 b2 y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। क्योंकि ये आपका इक्वल अमाउंट में हुआ है, इसको माइनस किया हमने, यहाँ पर माइनस किया और फिर यहाँ पर माइनस किया, तो ये कैंसिल हो गया। अब आपका जो बचा वो बचा b1 a2 या a2 b1, चाहे जो भी लिख लीजिए। तो हमने लिखा b1 a2 y माइनस a1 b2 y इक्वल टू माइनस c1 a2, हमने माइनस किया तो प्लस c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, पहले इसको लिखा, फिर माइनस इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर माइनस इसको लिखा, इक्वल टू 0 किया। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो y है कॉमन लिया हमने, तो b1 a2 माइनस a1 b2, अब उसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका a1 c2 और माइनस c1 a2, और y इक्वल टू हो जाएगा आपका a1 c2 माइनस c1 a2 अपान b1 a2 माइनस a1 b2। ये y की वैल्यू है। अब इसको हम चाहें तो कुछ और बना सकते हैं। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पर जो बराबर था हमने क्या किया है यहाँ पर कि माइनस c1 b2 होना चाहिए था, ये आपका माइनस प्लस होगा, क्योंकि जब उस जीरो के उस साइड जाएगा तो वो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको देख लीजिए आप लोग यहीं पे कि यहाँ से इसको माइनस किया हमने, इसको कैंसिल किया, तो ये वाली जो साइड है वाले प्लस होना चाहिए था। ठीक है, प्लस तो है, तो यहाँ पर प्लस होगा प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इजकल टू 0। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इन दोनों को उस साइड जीरो के उस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यानी c2 b1 पहले होगा, c2 b1 और माइनस c1 b2। हम जब इसको इस साइड में ट्रांसफर करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, तो वही केस बन के आएगी, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
इस सिग्मा और बाकी सब कुछ वही रहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा C2B1 या B1C2 माइनस B2C1। अब जाके ये करेक्ट हुआ। तो ये x की वैल्यू रही और ये y की वैल्यू रही, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पर भी देख लीजिए A1B2 और वहाँ पे आपका है A2B1 A1B2 A2B1 और यहाँ पे है आपका A1B2 एंड B1A2। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इस तरीके से यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा कि जो आपका ये वैल्यू था हमने यहाँ पर रखा, इसको कहते हैं B1A2y माइनस A1B2y। पहले हमने इसको प्लस किया और फिर माइनस किया, इसको 0 किया। इसके बाद इन दोनों को यही पर रोका, हमने y लिया, फिर बचा B1A2 माइनस A2B1। और जब इसको उधर उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस वाला प्लस होगा, A1C2 प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा C1A2। करेक्ट। अब इसके बाद y इक्वल टू हो जाएगा A1C2 माइनस C2A1 अपान आपका हो जाएगा ये B1A2 माइनस A1B2। ओके, तो ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो इस केस में कि A1B2 माइनस A2B1 जो डिनोमिनेटर है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। A1B2 माइनस A2B1 0 के बराबर न हो। आपको पता है कि जैसे ये 0 हो जाएगा फिर वो हम डिवीजन का जो रिजल्ट आएगा वो अनसर्टेन हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जो हम ये नहीं पता कर सकते, कोई सॉलिड वैल्यू निकल के नहीं आएगी जिसको हम ये कह सकें कि ये होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में यही दोनों हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर लिख सकते हैं कि A1B2 बराबर नहीं होना चाहिए A2B1 के। इसका मतलब ये है कि A1 अपान A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 अपान B2। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसा होता है तो ये होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। अगर ऐसा होता है तो यानी A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2, देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन है जो एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा केस बन के आता है कि अगर A1B2 माइनस A2B1 0 हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आगे हम देखते हैं कि क्या होगा अगर ऐसा हुआ। तो ये पहला हो गया कि अगर ऐसा होता है तो यूनिक सॉल्यूशन यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस में आता है जब ये डिनोमिनेटर जो है आपका वो 0 हो जाए, A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है इसका मतलब यह हुआ कि A1B2 इज इक्वल टू A2B1 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 होगा। तभी ऐसा हो सकता है। उसके 0 होने का मतलब यह कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2। इसका मतलब कि A1 अपान A2 यानी A1 में जो A2 का डिवीजन करेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो B1 अपान B2 के बराबर होगी। अगर मान लीजिए कि अगर 5 आता है A1 में, अगर आप A2 का भाग करें यहाँ पे तो 5 आता है, इसका मतलब B1 में B2 का भाग करेंगे तभी 5 आएगा। अगर K आता है तो इसका भी K आएगा, इसका भी K आएगा, नहीं बराबर K लिख सकते हैं। यानी A1 अपान A2 बराबर होगा B1 अपान B2 के, और मान लीजिए कि ये K के बराबर है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, दो यहाँ पे कैसे ले सकते हैं कि A1 अपान A2 इज इक्वल टू K
तब A1 इज इक्वल टू A2K लिख सकते हैं। ये कौन सा इक्वेशन बनेगा? आप कोई इक्वेशन बना लीजिए, फोर्थ, फिफ्थ, A1 इज इक्वल टू A2K लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से B1 इज इक्वल टू B2K लिख सकते हैं। अगर A1 और B1 की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रखें तब क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा होता है तो इस वैल्यू को अगर इसमें रखा जाए A1 की वैल्यू और B1 की वैल्यू तो क्या होगा? तो A1 की वैल्यू जैसे रखेंगे हम A2K तो हो जाएगा आपका A2KX प्लस B1 की वैल्यू B2KY प्लस C1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो K है अगर कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा A2X प्लस B2Y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अगर हम K से हर एक टर्म में डिवाइड कर दें तो यहाँ से K गायब हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A2X प्लस B2Y प्लस C1 अपान K इज इक्वल टू 0। अब जरा इक्वेशन सेकेंड से कंपैरिजन कीजिए कि क्या ये दोनों कहाँ तक बराबर है। देखिए A2X प्लस B2Y, A2X प्लस B2Y ये दोनों बराबर हैं। ये एक ही समीकरण हो जाएगा यदि C2 इज इक्वल टू C1 अपान K हो जाए। अगर C2 अपान K हो जाता है, C2 अपान C1 अपान C2 इज इक्वल टू C1 अपान K तो ये इक्वेशन खुद यही हो जाएगा और वही इक्वेशन हो जाएगा तो उसी ग्राफ पे लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि C1 अपान C2 इज इक्वल टू K। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा कंडीशन तो होगा तो C1 अपान C2 को भी K होना पड़ेगा तो वो वही ग्राफ बनेगा जो ऊपर वाला का बना था। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर कंडीशन अगर ऐसा होता है कि A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 और वो बराबर है C1 अपान C2 इक्वल टू K के, अगर तीनों कंडीशंस होते हैं कि A1 अपान A2, B1 अपान B2 एंड C1 अपान C2 तो इस केस में वो जस्ट वही इक्वेशन बनेगा, इसके माइनरी सॉल्यूशंस होंगे क्योंकि पहला ग्राफ दूसरे ग्राफ पे ही ड्रा होगा। तो इस तरीके से हम अलजेब्रिक मेथड से ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी होती है और या नहीं होती है, किसके एक सॉल्यूशंस होंगे और किसके माइनरी सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पर A1 अपन A2 इक्वल टू B1 अपन B2 इक्वल टू C1 अपन C2 हैज माइनरी सॉल्यूशंस। अगर इस तरीके का हमारे पास कोई इक्वेशंस आता है जो इस तरीके का कंडीशंस क्रिएट करता हो। अब मान लो कि अगर यहाँ पे जो C2 है C1 अपान K के बराबर नहीं है तब तो ये इक्वेशंस हो ही नहीं सकता, पहले वाला तो बन ही नहीं सकता ये दूसरा वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे वो 0 हो रहा है और कंडीशंस था कि अगर ये दोनों बराबर हो तो वो दोनों ये दूसरा इक्वेशंस पहला बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है या समझना है तो समझ लीजिए। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि A1 अपान A2 तो है B1 अपान B2 के, लेकिन C1 अपान C2 के नहीं है। इट मीन्स नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आती है तो वो हमारा जो दोनों इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंस है। इनकंसिस्टेंस मीन्स देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x एंड y which can satisfy to both the equation of pair of linear equation। तो ये था प्रूव करने का तरीका कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि उस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हैं, एक है कि माइनी है कि नो है। अगर नो है तो वो इनकंसिस्टेंस है, माइनी है या फिर एक है तो वो कंसिस्टेंस है। अब ये टॉपिक तो यहीं पे ख़त्म हो रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से
कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो हम उसको बना के और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट 1/x² प्लस 1/y² इज इक्वल टू 5 एंड 1/x² माइनस 1/y² इज इक्वल टू 1 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है। सबसे पहली बात कि जो हमारे पास मेथड है उस मेथड को हम अप्लाई तभी कर सकते हैं जब वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो इनटू वेरिएबल, क्योंकि वो स्पेसिफिक मेथड स्पेसिफिक इक्वेशंस के लिए ही अप्लाई किए जाते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, मान लिया कि 1/x² p एंड 1/y² q। अगर ऐसा किया तो यहाँ हो जाएगा p प्लस q इक्वल टू 5 एंड p माइनस q इक्वल टू 1। इसे बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कोई भी इक्वेशंस इसके फॉर्म में बना दिया गया। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। देखिए प्लस माइनस ऑलरेडी कट जाएंगे, 2p इक्वल टू 6, p इक्वल टू 3 आ गया। ओके, और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे q इक्वल टू 2 आएगा सॉल्व करने पर। तो p और q की वैल्यू हमें थोड़ी फाइंड आउट करना था, हमें तो फाइंड आउट करना था x एंड y की। तो ये वैल्यू हम वहाँ पर अब रिप्लेस करेंगे। जहाँ पर p है वहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 1/x² इक्वल टू p की वैल्यू कितनी आई, p की वैल्यू 3 है, 3 एंड q जो जहाँ पे आया है तो 1/y² इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब /1/1 करके इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये आपका बनेगा x² इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू रूट प्लस माइनस 3। ठीक इसी तरीके से y² इक्वल टू हो जाएगा आपका, ओह सॉरी गलत हो रहा है, यहाँ पे देखिए इसका इसमें करेंगे तो 3x² इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 1/3। ठीक उसी तरीके से y इक्वल टू बनेगा का अंडर रूट प्लस माइनस 1/2। तो इस तरीके से किसी भी इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बन जाता है तो। इसी को बोलते हैं रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था ये भी फिनिश होता है, क्योंकि हमारे पास 2 टॉपिक थे जिसे हमें डिस्कस करना था और हमने वो कर लिया और समझ लिया। आई होप यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।